कौन सा भी एक ध्यानात्मक आसन। कमर गर्दन सीधी, मन शांत एकाग्र। 3 बार ओमकार चैंटिंग साथ में। प्रार्थना। ओ सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सह वीरं करवावहे, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। शांति शांति शांति। दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। हम्म। तो सभी लोग अपने साथ नोटबुक पेन रखिए। और आज का हमारा टॉपिक क्या है कि जैसे शुरुआत कर रहे हैं हम प्रेगनेंसी के प्री कॉन्सेप्शन मतलब प्रीनेटल क्लास। तो उसमें सबसे पहले आज हम गर्भ संस्कार मतलब संस्कार क्या है, गर्भ संस्कार क्यों करवाते हैं, ये सब बारे में आज हम समझेंगे। तो आप लोगों को एक दो बुक तो मैं शेयर करूंगी, लेकिन इसमें से आप अपने भी नोट्स कुछ कुछ बनाओ। और जो भी स्लाइड्स शेयर किए जाएंगे ना, तो वो कैसे है कि वो ऐसे शेयर नहीं कर सकते ग्रुप पर पीडीएफ। तो आप लोग क्या करोगे, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है उसके स्क्रीनशॉट निकाल कर रखो। ओके। जो भी पीडीएफ पॉसिबल होगा मुझे शेयर करना, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। और जो नहीं है, तो इसलिए आप क्या करो, स्क्रीनशॉट निकालो, स्क्रीनशॉट निकाल कर ग्रुप पर डालना हो डाल सकते हो, या अपने पास उसमें से लिख के रखो। ओके। और दूसरी चीज क्या है कि अपनी क्लास में जैसे बीच बीच में अनम्यूट करके कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा बार बार। नहीं तो क्या होता है, बहुत ज्यादा हमारा सीखना, देखो प्रीनेटल में इतना वास्ट सिलेबस है कि हमें समय कम पड़ता है। तो क्या होता है कि जो इम्पोर्टेंट चीजें है ना वो उसमें छूट जाती है। जो भी कोई क्वेरी है वो लास्ट में, बाद में आप सेशन के लास्ट में एंड में पूछ सकते हो। वो आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी हो आपकी नोटबुक में लिख के रखना है कि आपको क्या क्वेश्चन था, क्या क्वेरी थी। ओके। और हमेशा रोज बिल्कुल शार्प 1 बजे ज्वाइन होना है। रोज अपना वीडियो ऑन रख सकते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, वीडियो ऑन रखो। नोट्स रोज के रोज, डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके प्रॉपर नोट्स बनाओ। ओके। और जिनको प्रॉब्लम है वो लोग मुझे ऐसे डाल दिया करो कि वो वीडियो नहीं ऑन कर सकते या कोई इश्यू है। बाकी सब लोग वीडियो ऑन रखो। ओके। तो आज का हमारा टॉपिक है कि गर्भ संस्कार। तो आप में से कौन बताएगा गर्भ संस्कार मतलब क्या। चलो बताओ कुछ। और देखो अपनी क्लास में ऐसा कभी नहीं होगा कि हमें बुक्स के जैसे सेम टू सेम वर्डिंग का नॉलेज चाहिए। देखो जैसे योग की मैं 2018 से लेकर अब तक हर बार मैं कुछ ना कुछ एग्जाम, कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन करती हूँ। सब में मैंने एक समझा, कभी भी हमें ऐसा वर्ड टू वर्ड आंसर नहीं चाहिए होता है। जब हमें योग में कितना समझ में आ रहा है वो हमें लिखना होता है। तो यही आप भी, और आप में से कई लोग मम्मी भी होंगे, कोई अभी कंसीव करने के लिए करने की प्रिपरेशन कोई कर रहा हो, या आप लोग पढ़ रहे हो। तो हम एज अ महिला हमें ये चीजें थोड़ी थोड़ी तो पता ही है। तो आप अपने ओपिनियन से आंसर दो, ऐसा हमें बुक्स का कोई भी ये नहीं है। चलो बताओ, अनम्यूट करके बताओ एक एक करके कि गर्भ संस्कार क्या है। हेलो मैम। हाँ। मैम, मेरा नाम पंक्ति पटेल है। गर्भ संस्कार मीन्स गर्भ में जो विकसित बच्चा है, उसको हम कैसे संस्कार दे रहे हैं।
वो उसको बोलते हैं गर्भ संस्कार। लाइक हमें उनको कैसे उनसे बात कर रहे हैं, उनके साथ हर रोज मम्मा पापा बैठ के वो उनके साथ बात करना, फिर उसको डांस हमारे साथ डांस करना। तो वो कोई प्रार्थना हम लोग कर रहे हैं तो वो करना। तो वो जो संस्कार हम दे रहे हैं तो वो होता है। और जो स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बोले तो गर्भ संस्कार 5th मंथ में हम लोग करवाते हैं। तो वो छोटा सा हवन जैसा कुछ करते हैं कोई कोई लोग। तो 5th मंथ में भी करते हैं और 7th मंथ में भी करते हैं, क्योंकि वो टाइम पे वूम्ब क्या है थोड़ा विकसित हो जाता है, तो उसको बाहर का सब पता चल रहा है। तो वो वाला भी होता है। तो मुझे इतना राइट। नॉलेज है गर्भ संस्कार के बारे में। हाँ, और मुझे एक बताइए, गर्भ संस्कार क्यों जरूरी है? गर्भ संस्कार जरूरी है क्योंकि बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो। और ग्रोथ कौन की बताएगा दूसरा? और राइट मेंबर्स। राइट जा रहे हो आप। और यस। बताइए बाकी लोग भी। देखो, ये क्या है, ये दोपहर का समय है। पहले तो 2 से 3 रखते थे ये लोग। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके 1 से 2 बनाया है बैच को। क्योंकि लोगों देखो, ये दो हमारे सबकॉन्शियस को कैसे कमांड है कि 2 से 3, 1 से 3 क्या है, हमारा रिलैक्सिंग समय होता है। तो उस समय ना लेडीज लोगों को नींद आती है बहुत ज्यादा। या उसके कारण भी वीडियो आप नहीं तो प्रैक्टिस नहीं करते योगासन की। मैंने बताया था ना, योगासन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो इसीलिए ये इस बार मैंने 1 से 2 बैच करवाई है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा वीडियो भी ऑन, मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि बंद रखा ना, नींद भी लग जाती है कई बार, या ध्यान नहीं रहता है दोपहर के समय में। तो सब लोग बताया करो कुछ कुछ। हाँ वैशाली जी, आप कुछ बताना चाहते हो क्या? आपका माइक ऑन है। हेलो मैडम। जो हाँ। बच्चे आई एम सोनल परमार। हाँ। बच्चे का जो माइंड का विकास होता है वो 80% ऐसा बोला जाता है कि गर्भ में ही हो जाता है। वेरी गुड। इसीलिए गर्भ संस्कार जरूरी है। और बहुत अच्छे से सभी बहुत करेक्ट बता रहे हैं। और हेल्थ मॉम का और बेबी का और मेंटल डेवलपमेंट के लिए गर्भ संस्कार जरूरी है। वेरी गुड। परफेक्ट। और हेलो मैम। एक्चुअली हाँ। मैम, कॉन्सेप्शन के पहले से ही गर्भ संस्कार जरूरी है। हम जब वेरी गुड। कंसीव करते हैं मैम, उसके पहले से ही वो जो बीज होता है उसको संस्कार देना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जब हम उसको कंसीव करते हैं तो उसको वो सब मतलब एज पर उसको वाइब्रेशन से या न्यूट्रिशन से उसको सब कुछ फिर मिलता है, प्रॉपर वे से मिलता है, ऐसे मुझे लगता है। राइट। करेक्ट। देखो, जैसे देखा जाता है कि हमें क्या लगता है कि गर्भ संस्कार, कल ही मैंने इंट्रोडक्टरी सेशन में आप लोगों को बताया था कि गर्भ संस्कार मतलब हमें क्या लगता है कि जैसे कंसीव किया, उसके बाद जो हम बेबी को संस्कार दे रहे हैं, जो हम बेबी के लिए सब कर रहे हैं। देखो, जैसे हमारी रूटीन दिनचर्या, आप में से जिन जिन लोगों ने के बेबीज हैं, जो इस प्रोसेस से गुजरे हैं, उनको तो ये पता भी चलेगा। देखो कैसे रिलेट करोगे आप, या अपने घर में किसी के, अगर किसी ने कंसीव किया है किसी के बेबी के रिगार्डिंग, देखो जैसे हमारी कोई भी रूटीन दिनचर्या हो, हम प्रेगनेंसी जैसे ही पता चलता है भी कंसीव किया है, तो क्या शुरू हो जाता है, सुबह से जल्दी, थोड़ा सा जल्दी उठने की आदत, एक एक बुरी आदत हम छोड़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बेबी के लिए वो बुरा है। कोई भी खाते समय, कुछ भी करते समय, चलते बैठते फिरते, हर समय हमारे दिमाग में क्या चीज रहती है कि अरे ये मेरे बेबी के लिए हार्मफुल है, ये मेरे बेबी के लिए अच्छा है, ये मेरे बेबी के लिए अच्छा नहीं है। तो ये सब चीजें क्या है, वो हमारे अंदर हम अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली बेबी के ऊपर बुरे संस्कार ना पड़े, बेबी के लिए कुछ बुरा ना हो, उसलिए करते हैं। और दूसरा, जैसे मैंने कल भी बताया था कि गर्भ संस्कार मतलब कब से किए जाते हैं, कंसीव करने के 3 महीने से पहले। मतलब जब हमें कंसीव करना है, उसके 3 महीने पहले से हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो इसमें देखो, अगर आयुर्वेदा के हिसाब से देखा जाता है तो क्या करवाया जाता है, पंचकर्मा की ट्रीटमेंट भी होती है। देखो, आयुर्वेदा डॉक्टर भी हमारे साथ शायद कल इंट्रोडक्टरी सेशन में किसी ने बताया था। तो आयुर्वेदा में भी क्या किया जाता है, जैसे पंचकर्म है, वमन, विरेचन, धोती, बस्ती, नेति, ये सब जो है उनके जो 5, उनके भी 5 पंचकर्म है। तो उनके हिसाब से, जैसे अगर पित्त का प्रकोप ज्यादा है तो क्या होता है कि जैसे सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे आप लोगों ने, हम टीटीसी में भी बेसिक में हम लोगों को सिलेबस में होता है प्रकृति में वात पित्त कफ का।
है ना। तो जो लोगों ने नहीं सुना है वो थोड़ा सा इसे समझ लो कि जैसे हमारा क्या होता है, हम कैसे बोलते हैं, अगर हमें एसिडिटी है तो हम क्या बोलते हैं, अरे मेरे मम्मी को एसिडिटी है, या मेरे पापा को है, या मेरी दादी को, कोई भी हेरेडिटरी प्रॉब्लम हम बोलते हैं ना। तो अनुवंशिक गुण हमारे बेबी में जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये एक ये भी है गर्भ संस्कार प्री कॉन्सेप्शन से, कि हमारे जो अनुवंशिकता जो है हमारे अंदर, वो अनुवंशिक दोष हमारे बेबी में ना जाए। जैसे वात पित्त कफ भी है त्रिदोष, तो अगर हमारे त्रिदोष साम्यावस्था में है तो क्या होता है, हम स्वस्थ बोले जाते हैं। लेकिन 10 to 20% लोगों के ही तीनों दोष साम्यावस्था में होते हैं। कौन से भी दो दोष साम्यावस्था में होते हैं और एक का थोड़ा प्रकोप होता है। तो क्या होता है कि अगर हम जब कंसीव कर रहे हैं तो हमारे अंदर अगर एसिडिटी ज्यादा है या कफ ज्यादा है, या तो वो बेबी में आने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले एज आयुर्वेदा के हिसाब से भी क्या किया जाता है, कि अगर वात प्रकृति है तो वात कंट्रोल में लाया जाता है, पित्त प्रकृति है पित्त कंट्रोल में लाया जाता है। तो उसके हिसाब से उनकी ट्रीटमेंट होती है। मतलब हर किसी की वो प्रॉपर नाड़ी परीक्षा करके, प्रॉपर टेस्ट करके। और जैसे गर्भ संस्कार के नाम पर देखो दवाइयाँ भी होती है। जैसे कि क्या होता है, कि जैसे मैंने कल आप लोगों को बीज का एक एग्जांपल दिया था, है ना। अभी खेती के समय खेती करते हैं, या हम भी प्लांटेशन करते हैं, कोई भी एक पॉट में प्लांट लगाने वाले हैं, सबसे पहले तो हम अच्छा पॉट ढूंढते हैं, कि पॉट भी अच्छा दिखना चाहिए। अच्छा तो मिट्टी का अगर होगा तो उसमें अच्छा प्लांट बढ़ता है। फिर उसमें मिट्टी भी हम अच्छी लाते हैं, कि अरे ये मिट्टी कैसे बोली जाता है कि ये मिट्टी है इसमें पेड़ नहीं उगेगा, इसके लिए काली प्रॉपर ऐसे मिट्टी होनी चाहिए। उसमें फिर हम क्या करते हैं, उसको अच्छे से पूरा उसमें पत्थर ना हो कुछ ना हो, क्लीन करते हैं मिट्टी को ठीक से। उसमें क्या करते हैं हम, कुछ कुछ पोषक ऐसे घटक डालते हैं कि बीज डालने के बाद भी पौधा अच्छा सा बने। बीज को भी हम रोज पानी देते हैं, पैम्पर करते हैं, है ना। तो फिर क्या होता है, पौधा अच्छा बनता है। अगर हमने क्या किया है, कोई भी ऐसा पॉट है हमारे इधर पड़ा हुआ है, लिया उसमें कौन सी भी मिट्टी डाल दी, लगा दिया बीज, क्या होगा, अच्छे से बड़ा नहीं होगा। कई बार देखो नर्सरी में, देखो नर्सरी में हम जाते हैं, पौधा लेकर आते हैं, बहुत अच्छे फूल होते हैं उसे तब, है ना, क्योंकि नर्सरी में उसकी प्रॉपर केयर ली जाती है। घर में लेकर आते हैं, 1 महीने के बाद उसको फूल ही नहीं आते, क्योंकि हमने उसको प्रॉपर नरिश नहीं किया, प्रॉपर ध्यान नहीं दिया। वैसे हमारा है महिलाओं का, हम करते हैं, सारी लोगों का सारा करते हैं, खुद के खाने पर, न्यूट्रिशियंट वैल्यूज पर हमारा ध्यान नहीं होता। पुराने जमाने में ऐसे था क्या, कि ऐसे क्लासेस रहते थे कि हमें प्रेगनेंसी के लिए क्लास लगाना पड़ रहा है, कंसीव करने के लिए, या प्रेगनेंसी के बाद, या प्रेगनेंसी के समय, क्योंकि उस समय की लाइफस्टाइल जीवन शैली वैसे ही थी, योगिक। आप लोग आपके नानी दादी या उनके मम्मी पापा, उन लोगों को रिलेट करो, उन लोगों की दिनचर्या ही वैसे ही थी। सुबह जल्दी उठना, जल्दी खाना खाना, प्रॉपर समय पर, सारा आयुर्वेदा का क्लॉक। ये मतलब उन लोगों को ये सीखने की जरूरत नहीं थी। जैसे योग में एक चीज समझो, कि जैसे पातंजल योग दर्शन के जो सूत्र पढ़ो, एक एक वर्ड के हैं, है ना। लेकिन बाद में जैसे हठ प्रदीपिका बाद में आया, तो हठ प्रदीपिका में क्या करना पड़ा, स्वामी सातमाराम ने क्या किया, एक्सप्लेनेशन ज्यादा दिया। क्योंकि जब योग दर्शन जब ग्रंथ जब लिखा गया, जो पतंजलि योग दर्शन के जो सारे सूत्र है, उस समय वो सारी चीजें पहले से ही लोगों को पता थी, योगिक। जैसे भगवत गीता में भी देखो योग का जिक्र है, तो हमारे पुराने जो सारे ग्रंथ है उसमें भी है। तो वैसे ही आजकल गर्भ संस्कार, गर्भावस्था, प्री कॉन्सेप्शन, कॉन्सेप्शन और पोस्टनेटल, तीनों में ये जरूरी है कि गर्भ संस्कार के बारे में स्टूडेंट्स को और हमें भी पता हो। तो सबसे पहले 3 महीने से हमें हमारे शरीर की पूरी, मतलब जैसे कैसे 90 डेज में हमारे शरीर का पूरा ब्लड चेंज हो जाता है, 21 डेज के बाद सारी सेल्स चेंज हो जाती है। जो भी प्रोग्रामिंग, जैसे देखो हम बोलते हैं मेडिटेशन है, प्राणायाम है, सब है, मिनिमम 21 डेज करो तब आपको उसका फायदा मिलेगा। हमारी ब्रेन की भी जो प्रोग्रामिंग है पूरी, 21 डेज के बाद हम कोई भी हमारे अफर्मेशन डाल के चेंज कर सकते हैं। तो वैसे ही हमें प्री कॉन्सेप्शन में भी सबसे पहले क्या करना रहेगा, तो प्री इसके 3 स्तर हैं गर्भावस्था में। सबसे पहले गर्भधारणा के पहले के संस्कार, उसमें कौन कौन से आएंगे उसको नोट डाउन करो एक एक करके। सबसे पहले तो बीज शुद्धि, जैसे मैंने क्या बोला, आयुर्वेदा के हिसाब से बीज शुद्धि किया जाता है। जैसे बस्ती भी दी जाती है, अपनी योनि मार्ग से औषधि युक्त ऑयल और छोड़ के
जैसे बीज की शुद्धि की जाती है, या पुरुषों के लिए भी उनके भी अलग अलग गर्भ संस्कार की प्री के लिए होता है, क्योंकि स्पर्म का भी उतना ही रोल है जितना ओहम का है। ओके। तो सबसे पहले बीज शुद्धि है। वैसे ही स्पर्म का भी, अगर स्पर्म की काउंटिंग कम है, स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो गर्भधारणा के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। या अगर बीज हमारा बीज संपन्न बालक नहीं, मतलब हम बोलते हैं बीज संपन्न बालक होना चाहिए, मतलब क्या कि बीज की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, तो सिर्फ बीज की क्वालिटी अच्छी होकर नहीं, स्पर्म की भी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो दोनों के लिए गर्भ संस्कार होता है। दूसरा क्या है, पति पत्नी दोनों का आहार विहार, दिनचर्या ऋतुचर्या सारी परफेक्ट प्रॉपर आयुर्वेदा के योग के हिसाब से होनी चाहिए। गर्भधारणा के लिए जो समय है, ऐसे आयुर्वेदा में देखो इतना व्यापक है ना ये सब। आयुर्वेदा में तो गर्भधारणा के लिए समय भी बताया गया है कि योग्य समय मिड रात्रि मध्य रात्रि का होता है। तो कौन से समय में ये देखो, आप लोग एक्स्ट्रा से ग्रंथ बुक्स और ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ा करो। मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा रिलेट करवा दिया करूंगी, आप उसमें और डिटेलिंग में पढ़ा करो। जैसे आयुर्वेदा में बताया गया है कि कंसीव करने के लिए ऐसे भी बताया है कि कौन से समय में अगर हमने कंसीव किया, तो उस समय में जैसे मिड समय का दीर्घायुषी बताया है, या सुबह के पूरे दिन के समय में हमें कंसीव करने के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए। ये सब आयुर्वेदा के, और देखो ये ना, जैसे मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में जब पढ़ा, तो मेरे ध्यान में आया कि हमारा आयुर्वेद और हमारा जो ये विज्ञान था पुराना, जैसे मेरा ही बताती हूँ। फर्स्ट डिलीवरी के समय जब भी घर में मम्मी दादी नानी ये लोग मुझे ऐसे बताते थे, ऐसे करो ऐसे मत करो ये करो, मुझे क्या लगता था, अरे इसके पीछे कोई साइंस तो नहीं है। गायनिक जो बताते हैं, डॉक्टर जो बताते हैं, एमडी है एमएस है, मैं उनका ही सुनूंगी। लेकिन सेकेंड टाइम मैंने ये पढ़ाई खुद किया। जैसे आप लोगों ने आयुर्वेदाचार्य बालाजी तांबे का नाम सुना है क्या? जैसे गर्भ संस्कार ये सब चीजें हैं, तो उनका नाम आता ही है हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा। तो उन्होंने पीएचडी किया है आयुर्वेदा में। तो जैसे उनके मैंने बुक्स पढ़े हैं, उनके इससे चीजें समझी कि जैसे कि प्रेगनेंसी में ये केयर क्यों लेनी चाहिए, बीज संपन्न क्यों चाहिए। जैसे ये मैंने अभी बताया कि अगर हमारी जैसा बीज होता है, जैसे देखो किसी किसी के मम्मी पापा, किसी की कोई कोई बच्चे कैसे होते हैं, एकदम हेल्दी, ज्यादा बीमार नहीं पड़ते। किसी किसी को सर्दी खांसी बहुत बार बार होती है, क्योंकि जब कंसीव किया गया तो पित्त प्रकोप, कफ प्रकोप माता पिता में होगा, वो बेबी में तो बार बार सर्दी खांसी। तो हमें अगर इम्यूनिटी बेबी की अच्छी चाहिए, तो सब बाद में बेबी होने के बाद उसको कितनी औषधि खिलाओ, कितना कुछ करो, कितने च्यवनप्राश खिलाओ, कितना कुछ करो। तो ब्रेन के न्यूरॉन्स के लिए, सब चीजों के लिए पहले तो हमें हमारे बीज और स्पर्म इन दोनों चीजों पर काम करना चाहिए। मिनिमम पहले 3 महीने पहले से ही हमारा आहार विहार आचार विचार दिनचर्या सब हमें प्रॉपर परफेक्ट बनाना चाहिए। ओके। और उसके कारण क्या होगा कि लाइफ टाइम हमारे बेबी के लिए हमें ऐसे एक्स्ट्रा से कुछ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ दवाई नहीं देनी पड़ेगी। ये भी गर्भ संस्कार का मेन पार्ट आता है। और जैसे अभी हमारे स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि मुझे पता है कि आप सब लोगों को बहुत सब चीजें पता है। कल ही इंट्रोडक्टरी में मेरे ध्यान में ये चीज आई है। तो जैसे गर्भ संस्कार 3 महीने खत्म होने के बाद चौथे महीने से भी हम कर सकते हैं पूजा, जैसे यज्ञ की। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि रामायण में बताया गया है कि राजा दशरथ ने पुत्र संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था, है ना? तो वैसे ही ये भी हमारे जो 16 संस्कार होते हैं, देखो 16 संस्कार अगर हम पढ़ने गए तो पूरा समय 2 घंटे उसमें लग जाते हैं। तो शॉर्ट में कैसा है कि हमारे कंसीव करने के पहले से ही गर्भधान विधि होता है, फिर गर्भ संस्कार होता है जो प्रेगनेंसी, गर्भधान विधि कंसीव करने के पहले होता है। उसके बाद गर्भ संस्कार होता है जो प्रेगनेंसी में किया जाता है, 5th मंथ से लेकर 7th मंथ तक। और उसके बाद रहता है हमारा नामकरण संस्कार, फिर अन्नप्राशन संस्कार, फिर जब बाल बाल का जो होता है मुंज करने का वो संस्कार होता है, कर्ण छेदन संस्कार होता है। ऐसे एज वाइज संस्कार हमारे ग्रंथों में पुराणों में बताए गए हैं। इसके बारे में भी डिटेल आप स्टडी कर सकते हो हमारी। और देखो इसके पीछे भी सारे लॉजिक बनाए गए हैं। जैसे अन्नप्राशन संस्कार है,
तो 6 महीने के बाद किया जाता है, बेबी 6 महीने महीने का होने के बाद। क्योंकि जैसे देखो, आप लोगों ने टीवी पर विज्ञापन देखा होगा कि फीडिंग का आता है ना, कि 6 महीने तक बेबी के स्वास्थ्य के लिए माँ का दूध ही आवश्यक है, ये है। वैसे ही हमारे पुराणों में, जैसे आजकल देखो आप लोग देखते हो स्टेटस पर कि अन्नप्राशन के नाम पर बिस्किट, चॉकलेट, क्या 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 ऐसे डेकोरेशन कर करके रखा जाता है। मैं तो सबको मैसेज डालती हूँ कि आप लोग ये अपना कल्चर छोड़ के ये क्यों ऐसे वेस्टर्न, बेबी को पहला ही संस्कार ऐसे दे रहे हो, ये अनहेल्दी फूड खाना बेबी के लिए अच्छा है क्या? तो हमारा अन्नप्राशन कितना अच्छा है। अन्नप्राशन में दूध मतलब ये जो है, गंगा जल है, दूध है, घी है, खीर है, हनी है, ये चांदी के कटोरी में बनाकर संस्कारित करके बच्चे को खिलाने का पहला संस्कार हमारी वैदिक परंपरा में से है। तो आप लोग भी आज हम जितने जुड़े हैं, संकल्प करो कि जो भी कोई आपको ऐसा दिखेगा अन्नप्राशन करते, तो उनको ये चीज बताओ, अपनी वैदिक तरीके से करेंगे। ओके। प्रेगनेंसी में भी प्रेगनेंसी का संस्कार करते हैं। देखो जैसे एक तो है जो कितने भी मॉडर्न हो, जैसे अभी हम लोग भी कितने संस्कार कराते हैं, कितना भी कोई मॉडर्न हो, आईटी में जॉब करने वाले हैं, सब है हमारे आसपास, तो सब वैसे ही है। लेकिन प्रेगनेंसी में सब इतनी डेडिकेशन से सारे संस्कार कराते हैं, सारी दिनचर्या फॉलो करते हैं सब। और कितने लोगों को देखा गया है कि इसके बाद पूरा उनकी रूटीन में पूरा लाइफ टाइम ही चेंज आ जाता है। तो प्री कॉन्सेप्शन में ये चीज आ गई। फिर दूसरा है कि गर्भावस्था में संस्कार, उसमें क्या है कि गर्भवती स्त्री के पहले मासानुमास जो है आहार, मैंने बताया था कल कि मासानुमांस आहार में भी थोड़ा चेंज होगा। जैसे पहले 3 महीने में क्या होता है, ज्यादा वोमिटिंग होता है, डाइजेशन ठीक से नहीं होता, सिर दर्द, थकान, तो उसके हिसाब से उनका डाइट चेंज होता है। तो प्रॉपर उसके ऊपर ध्यान देना है। आचरण उनका कैसे होना चाहिए, अगर माता गुस्सा कर रही है, तनाव ले रही है, स्ट्रेस, तो माता की भावनिक जो सारे है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सभी स्तर पर माता का जो बिहेव है, उसका बेबी कर पर गहरा असर पड़ता है। तो प्रेगनेंसी में वो एक आ गया, गर्भ संस्कार में। दूसरा है आसन, प्राणायाम, गर्भ संवाद, इस तरह की जो भी सारी चीजें हम सीखेंगे। हाँ, आप लोग जो आपका छूट जाता है ना, रिकॉर्डिंग से कर लेना। ओके। क्योंकि हम ज्यादा ज्यादा उसके कारण सीख लेंगे। या आप लोग ग्रुप पर डाल दिया करो जिसने पूरा लिखा है, ग्रुप से। तो देखो कैसे है कि गर्भवती महिला ने का मासानुमांस आहार होना चाहिए, आचरण अच्छा होना चाहिए, आसन, प्राणायाम, ध्यान, दैनिक दैनिक दिनचर्या, और कैसे है पूरी तरह से फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सभी सभी तरीके से हमें पूरी तरह से देखो वर्ड टू वर्ड, मुझे इतना नहीं, मैं कई चीजें मन से भी बताती हूँ आप लोगों को। तो रिपीट पूछोगे क्योंकि रिकॉर्डिंग तो आएगी ना आपके पास, उसमें टाइम जाएगा और ब्रेक हो जाता है इधर से। ज्यादा ज्यादा मैसेज में भी इधर कुछ भी मत डाला करो आप लोग। ओके। देखो अभी आगे का लिंक टूट गया। और दूसरा क्या है कि जैसे आयुर्वेदा के हिसाब से भी आहार है, या जो भी न्यूट्रिशंट वैल्यूज है उसके बारे में ध्यान देना, ये चीजें सारी गर्भ संस्कार है। जो भी हमारी, जैसे हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, मंत्र जाप करेंगे, जो भी हम अच्छी स्टोरीज पढ़ेंगे, जो भी हम सोशियली भी जो भी आप करोगे, जो भी देखोगे, देखो आजकल इंस्टा पर कितने घंटे घंटे रील्स देखते रहते हैं या करते हैं, ये सारी चीजें। और बच्चे को बाद में बोलेंगे कि तुम मोबाइल मत लो। और सबसे इम्पोर्टेंट तो थिंग, रिसर्च किया गया, डब्ल्यूएचओ ने रिसर्च किया है कि बच्चों पर देखो आजकल स्पेशल चाइल्ड, आप लोग भी देखते होंगे स्पेशल चाइल्ड कितने हैं। क्योंकि क्या है, रेडिएशन का असर हो रहा है बच्चों पर। या कई बच्चों के क्या हो रहा है, लीवर ही नहीं है, या लीवर की ग्रोथ ही हो नहीं रही है, हार्ट को होल है, कितनी कितनी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है आजकल न्यूबॉर्न बेबीज को, ये रेडिएशन के भी असर होते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये संस्कार हमें डालना रहेगा कि हम हमारे बेबी को और हम खुद रेडिएशन से दूर रहे प्रेगनेंसी में। ये भी गर्भ संस्कार आजकल इसकी जरूरत है, गर्भ संस्कार में एक चीज बताने की। दूसरा क्या है कि प्रसूति हमारी सुखकारक हो नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो हमारा अगर सब नेचुरल रहेगा ना, जैसे कि लास्ट में हम देखने ही वाले हैं उसका, कि अगर हमारे कॉर्टिसोल, स्ट्रेस वाला जो हार्मोन है, अगर बढ़ेगा ज्यादा, तो हमारी लेबर पेन जो होती है ना नॉर्मल नेचुरल, तो नेचुरल लेबर पेन नहीं होते हमारे, और वो सिजेरियन करवाना पड़ सकता है उसके कारण। तो ये सब चीजें हैं, हमें कैसे रहना चाहिए, तनाव फ्री रहना चाहिए, आहार विहार आचरण सब पर ध्यान देना चाहिए, घर का वातावरण अच्छा बनाकर रखना चाहिए। ऐसे सारी चीजें हमारी गर्भावस्था के संस्कार में आएगी। और प्रसूति पश्चात में क्या आएगा, नवजात बालक का संस्कार किया जाता है। पहले तो नामकरण संस्कार होता है, फिर अन्नप्राशन संस्कार होता है, फिर ऐसे अलग एक 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 करके जैसे बड़ा होता जाता है, कर्ण छेदन है,
बालों का के रिगार्डिंग है, ऐसे सारे संस्कार उसमें आते हैं। तो ये सारे ऐसे संस्कार है। तो और देखो इम्पोर्टेंट थिंग और एक क्या है कि हमारे भारत में कैसे है, कई अलग अलग रिलीजन है, तो किसी को हम ऐसा कंपल्शन नहीं करेंगे। ओके, जिनका ट्रस्ट है उनके रिगार्डिंग ही हम उनको ऐसे सारी चीजें बताएंगे। दूसरा है कि आयुर्वेदा के हिसाब से उसमें भी प्रेगनेंसी के पहले मैंने बताया बीज शुद्धि के लिए हमारे यूटेरस, दूसरा क्या होता है कई बार 5 महीने हो गए, इतने महीने हो गए, एक तो बेबी नीचे डाउन हो जाता है, ज्यादा हेड डाउन। 5th मंथ में अभी देखो लास्ट बैच के ही हमारे स्टूडेंट का मैसेज आया था मुझे कि 5th मंथ में ही हेड डाउन हो गया बेबी का। तो ऐसा सब मतलब, और दूसरा क्या है कि यूटेरस हमारा कैसे होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि 9 मंथ तक बेबी को अच्छे से सरवाइव कर पाए, अच्छे से सारी चीजें जो नॉर्मल है नेचुरल है उसी तरह हो। तो यूटेरस की हेल्थ हमारी इसके लिए क्या रहेगा, जैसे आयुर्वेदा के हिसाब से भी आजकल इतनी, आयुर्वेदा के हिसाब से भी आजकल प्रीनेटल में मतलब ये जो मैंने 3 स्तर बताए, तीनों स्तरों में ट्रीटमेंट दी जाती है, प्रेगनेंसी के पहले, प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी के बाद। प्रेगनेंसी में भी कैसे है कि पहले बेबी अच्छे से, मतलब क्या होता है पहले 3 महीने में ज्यादा एबॉर्शन के भी चांसेस होते हैं, या जो तकलीफें होती है फिजिकल अभी जो कई लोगों को कुछ पेन होते हैं, बाद में भी बेबी की डेवलपमेंट अच्छे से हो। कई बार क्या होता है वेट ठीक से नहीं बढ़ता, खाने में न्यूट्रिशिएंट वैल्यूज नहीं जाती, कई बार हम सब बुलाते हैं, हम सैलड भी खा रहे हैं, हम स्प्राउट्स भी खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, लेकिन क्या है आजकल कि रासायनिक प्रक्रिया ज्यादा मतलब की जा रही है, नेचुरल तरीके से कम बन रहा है सब। तो जो हम खा रहे हैं तो उससे कितने न्यूट्रिशेंट हमारे अंदर जा रहे हैं। तो आयुर्वेदा के हिसाब से भी कुछ दवाई दी जाएगी, आयुर्वेदा के हिसाब से, योग के हिसाब से कुछ कुछ चीजें बताई जाएगी, उन सब चीजों को भी फॉलो करते जाना है। ओके, तो ये सारी चीजें कैसे हैं हम उनको बताएंगे। हम सब लोग तो आयुर्वेदा डॉक्टर नहीं है, तो हमारे स्टूडेंट्स को हम एक्स्ट्रा से बता सकते हैं कि आप इसके साथ ऐसे कि पहले तो गर्भधान मतलब इसमें भी आयुर्वेदा के हिसाब से सारी ट्रीटमेंट आप कर सकते हो। कई लोग हैं जिनको ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं कंसीव करने में, तो उनको आप अपने योग के साथ ही आयुर्वेदा ट्रीटमेंट और उनकी जो गायनिक की ट्रीटमेंट चल रही है वो सब आप लोग उनको सजेशन दे सकते हो। जैसे कि बीज अच्छा बीज बनेगा, यूटेरस की स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी 9 मंथ तक। हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर जैसे बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग में मटेरियल लो क्वालिटी का यूज किया गया तो क्या होता है, बिल्डिंग की लाइफ कम होती है। तो ये सबसे मुझे एक अच्छा एग्जाम्पल लगता है, देखो कि सबसे पहले तो हमारा शरीर अगर कमजोर है या हमारे हमारे शरीर के अंदर पोषक घटक कम है, क्या होगा, हमारा बीज बीज ठीक से नहीं बनेगा, तो बेबी कंसीव वैसे ही होगा। तो जैसे दीर्घायुषी, दीर्घ संपन्न, बल युक्त, वीर्य युक्त, शुक्र धातुवर्धक, सप्त धातुवर्धक, ऐसे अगर हमारा शिशु हमें चाहिए। हम लोगों ने सीखा है ना सप्त धातु कौन कौन से है, सप्त धातु कौन बताएगा, रस रक्त, रस, रक्त, मांस, अ, मेद, उसके बाद मज्जा, शुक्र, अस्थि। अस्थि, मज्जा, शुक्र। राइट। तो ये देखो जैसे हमारा ब्लड, ब्लड बनने में या सारी चीजों में आयुर्वेदा के हिसाब से देखा जाए तो रस, रस का रूपांतर रक्त में होता है, रक्त का मांस, मांस का मेद, मेद का अस्थि, अस्थि का मज्जा, मज्जा का शुक्र में, शुक्र धातु में। ऐसे आयुर्वेदा के हिसाब से बताया। जिन जिन लोगों ने टीटीसी में ये नहीं पढ़ा है इसको लिख के रखो, आप लोग इसका और डिटेलिंग में पढ़ाई करो। तो सप्त धातु वर्धक हमारा शरीर होना चाहिए। अगर हमारे खान पान में, आहार विहार, आचार विचार किसी में भी बदलाव आता है ना, तो ये हमारे सप्त धातु बिगड़ जाते हैं और ये भी रोगों का कारण बनते हैं। हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हमारी हेल्थ के लिए हमारे सप्त धातु पूरी तरीके से प्रॉपर साइकिल से काम करना जरूरी होता है। जैसे त्रिदोष बैलेंस होना चाहिए कंसीव करने के पहले से ही, प्रेगनेंसी में, मतलब ओवरऑल हमें भी खुद रेगुलर रूटीन में हमारे तीनों दोष बैलेंस होने चाहिए। हम सप्त धातु वर्धक हमारा ये होना चाहिए। तो ये जरूरी है, इसीलिए अगर हमारी आहार विहार, हमारे योग में भी जो दिनचर्या, ऋतुचर्या, जो सारी चीजें बताई गई है ना, तो उसका अगर रेगुलर पालन किया जाए तो क्या होगा, हमारे सप्त धातु अच्छे से काम करेंगे, हमारे त्रिदोष बैलेंस रहेंगे। कब होता है पित्त, कब होता है वात और कब होता है कफ, जब हमने प्रमाद किया,
जब हमने जो खाना चाहिए, जैसे हमें पता है कि हमारे शरीर में हीट ज्यादा है और तीखे मसाले वाले ऐसे वैसे पदार्थ खा लिए तो क्या होता है, पित्त और बढ़ जाएगा ना। मतलब आग है उसमें और हम उसे बुझाने की जगह और उसमें घी डाल रहे हैं। तो वैसे हम हमारे जैसे आयुर्वेदा में बताया गया है कि अगर जो भी दोष हमारा बढ़ता है तो उसके विपरीत हमें आहार लेना चाहिए। तो पित्त और ये है तो उसके लिए हमें मधुर और ऐसे गुणों वाले, शीतल गुणों वाले पदार्थ लेने चाहिए। तो ये चीजों का स्टडी मैं भी थोड़ा थोड़ा आप लोगों को डाइट के रिगार्डिंग 2 सेशंस लूंगी इसमें। तो वो आपको और आइडिया आ जाएगा। और आपको डाइट का सेशन आप लोगों को फ्री है ही, पूरा न्यूट्रिशन का कोर्स, तो उसमें भी आपको ये आइडिया आएगी कि आपके पास स्टूडेंट आएगी तो उसके प्रकृति के हिसाब से आपको उसको कैसे डाइट देना पड़ेगा। ओके। तो ये है, तो ये सारा गर्भ संस्कार में प्री कॉन्सेप्शन में जरूरी है इन चीजों के। कि जैसे बीज, जैसे हम बीज को बनाते हैं, जैसे पौधे को या बिल्डिंग को, किसी भी चीज को मजबूत बनाने के लिए क्वालिटी, कभी भी देखो, जो अच्छी क्वालिटी की चीज होती है वो लाइफ टाइम ज्यादा समय टिकती है ना। फर्नीचर देखो, कोई भी चीज घर में हम कैसे लाते हैं, अच्छी क्वालिटी का देख कर लाते हैं। और हमारे लाइफ में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है, हमारे खुद से भी ज्यादा हमारे बच्चे। तो उसके लिए हमें तैयारी ऐसे पहले 3 महीने से पहले, मिनिमम पहले 3 महीने से पहले, ऐसे तो सालों से भी तैयारी किया वो कम ही है। तो ये एक चीज है कि हमें हमारी प्रॉपर, तो अगर हमारा ये सब रहेगा तो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर रहेगी, जब भी कंसीव कर रहे हैं तभी प्रॉपर ठीक से कंसीव होगा। दूसरा है कि सात्विक गुणों वाली संतान हमें चाहिए। हम लोगों ने ये पढ़ा है, सात्विक राजसिक तामसिक, हमें योग में सिखाया जाता है ये चीजें कि सात्विक गुणों वाले। तो जैसे सात्विक राजसिक तामसिक के कारण नेचर होता है हमारा स्वभाव, वैसे ही दूसरा क्या होता है, सात्विक राजसिक तामसिक फूड भी होता है। वो हम न्यूट्रिशन, हमारा जो भी सेशन लेंगे ना हम उसमें पढ़ेंगे। तो सात्विक राजसिक तामसिक, जैसे हम आहार लेंगे, जैसा हम आहार लेते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो हमारा जैसे आहारों का संस्कार, सबसे पहले तो क्या बोला गया है, हमारे शरीर की निर्मित आहार से होती है। तो इसीलिए वो हमें कंसीव करने के पहले से ही हम देखेंगे कि जैसे कि कॉफी है, चाय है, ये इनके एडिक्शन के कारण बेबी पर क्या असर होते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो वो क्या असर होते हैं। आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के कारण ऐसे समस्याएं, पहले तो नेचुरली कंसीव हो जाता था, लेकिन आजकल तो कंसीव करने के लिए भी 60% 50% महिलाओं को ट्रीटमेंट लेनी पड़ रही है। अभी देखो हमारी भी क्लास में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कंसीव के लिए ही, पीसीओडी है, पीसीओएस है, या थायराइड है, या ऐसा कुछ ना कुछ कारण आते हैं। दूसरा है कि जो हमारे अंदर जो अनुवंशिकता है वो बेबी के अंदर ना आए। तो ये सारी चीजें इसमें आती है। देखो अभी हम एक स्लाइड देखेंगे, आप लोगों को लगे तो उसकी आप लोग स्क्रीनशॉट निकालो। तो सबसे पहले क्या है कि हम गर्भ संस्कार के बारे में पढ़ेंगे कि गर्भावस्था एक शब्द है जिसका उपयोग उस अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसमें एक महिला गर्भ में भ्रूण को विकसित करती है। मतलब जो हम बेबी को कंसीव करते हैं तो उस जो वो जो है, उस स्थिति को क्या बोला जाता है, गर्भावस्था, गर्भ को धारण करना। ओके। तो ये है गर्भावस्था। इसमें नेक्स्ट कि महिला, एक महिला द्वारा अनुभव की जाने वाली भावनाएं गर्भ या गर्भ तक प्रसारित होती है। मतलब जो भी हमारी भावनाएं हैं तो वो क्या होती है, उसका पूरा मतलब बेबी भी वही महसूस करता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो बेबी को भी गुस्सा आता है, जब हम दुख करते हैं तो बेबी भी अंदर दुखी होता है। अल्ट्रासाउंड से अभी आजकल देखो देखा जाता है, देखा जा रहा है कि माँ अगर हंस रही है, स्माइल कर रही है, तो शिशु भी अंदर स्माइल कर रहा है। ये सब चीजें देखी जाती है। जैसे ओम, कई ऐसे योग के संस्कारित बच्चे हैं कि प्रेगनेंसी में माता ओमकार चैंटिंग करती थी, तो बेबी भी जब भी बॉर्न होने के बाद जब भी आवाज निकालने लगा तो बेबी ओम जैसी ध्वनि निकाल रहा है। तो ये सारी चीजें क्या है कि हर कोई भावना, पूजा कर रही है, मंत्र बोल रहे हैं, जो भी माँ का आचरण है, दिनचर्या है, उसका असर गर्भ पर होता है। योग के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव को चुनने और प्रसारित करने के प्रयासों को गर्भ संस्कार कहा जाता है। जो अभी मैंने बताया, योग में हम क्या करते हैं, शुरुआत ही किस चीज से करते हैं, हम प्रार्थना, उसमें क्या बोलते हैं हम, मंत्र, है ना। मंत्र से शुरुआत होती है, फिर हम शरीर पर काम करते हैं आसनों से, फिर प्राण ऊर्जा, प्राणायाम करते हैं, मन पर काम करते हैं उसी के साथ। उसके बाद हम उसी के साथ हम क्या बताते हैं, आहार विहार पर ध्यान दो, दिनचर्या पर ध्यान दो। मतलब योग सिर्फ 1 घंटे का जीते हैं क्या,
पूरे 24 घंटे हम योग जीते हैं, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, खाने में सात्विक आहार लेना है। ये सारी चीजें अगर यौगिक दिनचर्या का पालन किया जाए तो क्या होगा, गर्भ पर अच्छे संस्कार किए जाएंगे। किसका माइक ऑन हो गया है, म्यूट कर लीजिए। गर्भ संस्कार के सिद्धांत उच्च गुणवत्ता वाले उत्कों को निर्माण करने में मदद करता है और स्वस्थ और प्रतिरक्षा जीवन के लिए गुणवत्ता और दक्षता को मदद, मैंने वही जो अभी मैंने बताया कैसे, दीर्घायुषी, दीर्घायुषी सप्त धातु वर्धक, जिसके अंदर कोई दोष नहीं है, त्रिदोष साम्यावस्था में है, उसका आचार विचार भावनाएं सभी फिजिकल मेंटल इमोशनल स्पिरिचुअल सभी तरीके से उसकी प्रॉपर डेवलपमेंट हो रही है। देखो ऐसा है कि बहुत ज्यादा मतलब शरीर से पूरी तरह से स्वस्थ है, हेल्दी है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन ग्रास्पिंग पावर कम है उसकी, पढ़ाई में वीक है, कमजोर है, क्या होगा, ग्रोथ रुक जाएगी ना। या कैसे है कि ब्रेन बहुत शार्प है, बहुत पढ़ाई में जो सिखाया आ रहा है, लेकिन बार बार बीमार पड़ जाते हैं, पड़ जा रहा है बेबी, क्या होगा, बीमार पड़ेगा, स्कूल प्रॉपर जा नहीं पाएगा, सिलेबस ठीक से समझ में नहीं आएगा, है ना। तो इसीलिए क्या है, या सब शार्प भी है, फिजिकली भी फिट है, लेकिन बाहर के लोगों के साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं करता, सबके साथ बॉन्ड अच्छा नहीं है, क्या होगा, बाहरी जैसे हमारे इसमें पहला ही क्या नियम बताया है, यम। तो समाज में भी प्रॉपर हमारा सबके साथ बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, है ना। बाद में जैसे जॉब करेंगे सब, तो ये सारे संस्कार जैसे गर्भावस्था से, जैसे क्या बोला जाता है कि स्वभाव को कोई औषधि नहीं है, जैसे हमारा नेचर है गुस्सा है तो गुस्सा ही करते हैं, लेकिन ये सारी चीजें हम चेंज, हमारे बेबी को प्रोग्राम कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर, उसको दीर्घायुषी, उसको स्वास्थ्य संपन्न, उसका फिजिकल मेंटल इमोशनल सभी स्तर पर, उसका आईक्यू है ईक्यू है, सभी सभी तरीके से उसको डेवलप कर सकते हैं हम गर्भावस्था में। गर्भ संस्कार से उसकी गुणवत्ता अच्छी बढ़ती है। गर्भावस्था के दौरान दूसरा क्या है, मंत्र सुनना और जप करना, यह प्राचीन परंपरा है। भारतीय पद्धति को गर्भ के नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं, संस्कार। संस्कार का मतलब क्या, अच्छा करना, अच्छा सुनना, अच्छा बिहेव। हम किसको बोलते हैं कि संस्कारी है, जो अच्छे से बात करता है, अच्छे से आचरण करता है, किसी से कोई किसी को कुछ बुरा नहीं बोलता, या उसकी दिनचर्या अच्छी है, खान पान अच्छा है ना। तो हमारे मुंह से क्या शब्द निकलते हैं, अरे ये कितने अच्छे संस्कार है इसके, है ना। तो संस्कार अच्छे भी होते हैं, संस्कार बुरे भी होते हैं। तो लेकिन गर्भा मंत्र सुनते हैं, देखो जैसे हम मंदिर जाते हैं या घर में किसी दिन हमारे पूजा होती है, क्या हम उस दिन झगड़ा करते हैं, या मंदिर में जाकर हमारे मन में कोई बुरे चीजें आती है। इसीलिए मंदिर के वाइब्रेशंस भी कैसे होते हैं, स्ट्रांग। मंदिर में जाते हैं तो हमें कितना अच्छा फील होता है, या घर में भी जब हम मंत्र चैंटिंग करते हैं, तो इसके ऊपर इक्विपमेंट से भी रिसर्च किया गया है, रेजोनेंस पावर जो है। तो मंत्रों के उच्चारण से हमारे घर के वातावरण की अच्छी निर्मित होती है, ऐसे इसके रिगार्डिंग बताया गया है। जैसे देखो मंत्र के रिगार्डिंग, जैसे जब भी हम पूजा करते हैं तो उस दिन एक दिन घर में ऐसे करो आप कि पूजा जिस दिन ऐसे फील, ऐसे ही देखो जिस दिन गुस्सा होता है या हमारे घर में कोई कलेश होता है तो कैसे फील होता है घर का वातावरण, और मंत्र चैंटिंग से कैसे होता है, शुद्ध। तो प्रेगनेंसी में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग एक क्या है, वातावरण निर्मिति। घर का वातावरण हमें कैसे रखना है, झगड़ा नहीं होना चाहिए, वाद नहीं, मतलब वाद विवादों से बचना चाहिए, नहीं तो उसका बेबी के ऊपर बुरा असर होता है। और वो अल्ट्रासाउंड से देखा भी गया है कि माता पिता अगर गुस्सा कर रहे हैं तो बेबी अंदर डर रहा है, उसके एक्सप्रेशंस भी आप देखो, यूट्यूब पर भी देख सकते हो, अल्ट्रासाउंड से बेबी के अलग अलग, माता के भाव भावनाओं से बेबी पर अलग अलग तो ये देखे गए हैं। इधर से एक एक क्यों ऑफ कर रहे हो, मुझे इधर दिख रहा है आप लोग। गर्भ संस्कार से गर्भ में पल रहे शिशु की वृद्धि और विकास पर सकारात्मक असर पड़ता है, अच्छा असर पड़ता है। अगर बुरा मतलब गुस्सा करेंगे या अनहेल्दी फूड खाएंगे या जंक फूड ज्यादा खाएंगे, सब खाएंगे, क्या होगा, बेबी तक न्यूट्रिशेंट वैल्यूज ठीक से नहीं जाएंगी। जैसे आयन है, ब्रेन के पोषण के लिए आयन की जरूरत है। कैल्शियम है, हड्डियों के विकास के लिए कैल्शियम की जरूरत है ना। और सिर्फ शरीर से, मैंने बताया अभी कि शरीर से ही मजबूत होना मतलब हेल्दी है क्या, मन भी हमारा अच्छा होना चाहिए, मन में सद्भावना करुणा होनी चाहिए। देखो हमें कौन, हमारा ही देखो, हमें सबसे ज्यादा अच्छा कौन लगता है,
ज्यादा गुस्सा करने वाले लोगों से हम कनेक्ट रहते हैं, या पैर से जो मीठी बातें करते हैं, मीठी वाणी से क्या होता है, सारे लोगों के साथ हमारे हार्मोनियस रिलेशन रहते हैं। तो ये सारे गुण हमें गर्भावस्था से, क्योंकि क्या है, जैसे सबकॉन्शियस माइंड का टॉपिक हम पूरा एक लेने वाले हैं, कि हमारे बेबी के अंदर हमें, जैसे हमारे अंदर बचपन से लेकर अब तक जो हमने चीजें सीखी है, तो वो सारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट होता है। कई गलत चीजें भी हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं। तो हमारे जैसे प्रेगनेंसी में भी हम जैसे सोचेंगे, जैसे समझेंगे, वो चीजें हमारी बेबी के सबकॉन्शियस में जाएंगी। तो हमारे बेबी के सबकॉन्शियस को प्रॉपर हमें पॉजिटिवली कैसे प्रोग्राम करना है, वो भी हम गर्भावस्था में समझेंगे। दूसरा है कि मंत्र, जैसे कोई भी, जैसे गायत्री मंत्र के ऊपर तो देखो रिसर्च चल रहे हैं कि गायत्री मंत्र हमारे पूरे 72,000 नाड़ियों पर उसके वाइब्रेशंस जो है, तो हमारे शरीर में जैसे उपनिषदों में अलग अलग दिया हुआ है नाड़ियों के रिगार्डिंग, तो 72,000 नाड़ियां हमारे पूरे शरीर में है, जो प्राण शक्ति का वहन करती है। हमारे शरीर में प्राण का संचार, जैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक, हम जो हमारी योग में बोलते हैं प्राण शक्ति, मेडिकल साइंस में ऑक्सीजन, तो ये सब है, उसका संचार हमारे 72,000 नाड़ियों से होता है। और जैसे हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, तो 72,000 नाड़ियों में से हमारे कितनी सारी नाड़ियां ब्लॉकेज है, तो वो खुल जाती है, तो हम क्या होते हैं, स्वस्थ। दूसरा है कि हाँ, ये दिया गया है कि गर्भावस्था में अगर हनुमान चालीसा सुनना या पढ़ना करेंगे, तो वो है बेबी के ग्रोथ के लिए उसका सकारात्मक फायदा होता है, प्रोटेक्शन। जैसे राम रक्षा का भी है, राम रक्षा के रिगार्डिंग क्या है, राम रक्षा करेंगे तो क्या होगा, बेबी के मस्तिष्क के लिए भी तो है। और दूसरा र का उच्चारण उसमें ज्यादा होता है। और हमारा ऊम जो है, हमारा गर्भ हमारी पेट में पलता है, हमारी लोअर एब्डोमिनल, हमारी ऊम जो है हमारी बेली से कनेक्ट होता है, और रकार का जो वाइब्रेशंस है। तो ये भी सारे जो मंत्र है वो हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च करके ही बनाए हुए हैं। तो ऐसे अलग अलग हम मंत्र मेडिटेशन के 2 3 4 सेशंस मतलब लेने वाले हैं प्रॉपर, कि उसमें हमें मंत्र उच्चारण कैसे करने हैं। देखो एक रिसर्च था कि जैसे जो सेकेंड वॉर जब हुई थी, तो उस समय ऐसे हुआ कि एक जो सोल्जर्स की बटालियन जब एक ब्रिज से गई, शायद लंदन या किस सिटी का है, तो उसमें ब्रिज इतना स्ट्रांग था कि वो 10 साल तक उसका कुछ नहीं होता, लेकिन जो बटालियन की टीम गई, तो उसके बाद वो ब्रिज गिर गया। उस पर रिसर्चेस किए गए। तो जो वो प्रॉपर रहता है ना रिदम उनके चलने का, तो उससे ऐसे एनर्जी क्रिएट हुई कि उससे वो ब्रिज गिर गया। तो वैसे ही ये जो मंत्रों के वाइब्रेशन है, जैसे आप लोग बुक्स पढ़ते होंगे ऐसे प्राणायाम और इसके अगर, तो उस पर देखो रिसर्चेस चल रहे हैं कि जैसे ओमकार चैंटिंग पर भी रिसर्चेस है कि हार्ट बीट्स, कि पहले अगर ईसीजी से देखा गया कि हार्ट बीट्स बढ़े हुए हैं, तो ओमकार चैंटिंग करने के बाद हार्ट बीट्स कम हो गए। प्रेगनेंसी में भी एक बोला गया है कि ओमकार चैंटिंग बिल्कुल कंसीव करने के पहले से लेकर प्रेगनेंसी पोस्टनेटल तक बिल्कुल रोज ओमकार चैंटिंग करना है। उससे क्या होगा, हमारे स्ट्रेस रिगार्डिंग जो हार्मोन्स है वो भी बैलेंस होंगे, शरीर पर भी पूरे उ म, पेट का हिस्सा चेस्ट का हिस्सा उ, और मकार सिर के ऊपर, मतलब पूरे शरीर में वाइब्रेशन कंपन फील होते हैं। अगर ऐसे एज अ मेडिसिनल तौर पर भी जो लोग ओमकार नहीं बोलते या नहीं बोलना चाहते, तो वो भी सिंपल की गुंजन, उ की गुंजन, म की गुंजन कर सकते हैं। ये हमारे मानसिक स्तर पर भी काम करता है। प्रेगनेंसी में मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। प्रेगनेंसी में है, कंसीव करने के पहले भी अगर कंसीव नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाता है, उनको स्ट्रेस आ जाता है, कई बार वो डिप्रेशन में चली जाती है। उनको डर लगने लग जाता है कि मैं कंसीव कर पाऊंगी कि नहीं। ट्रीटमेंट चल रही है, सब चल रहा है, बाकी लोगों का भी इमोशनली प्रेशर है। तो सब में भी ये हमें प्रेगनेंसी के पहले भी मदद करेगा, प्रेगनेंसी में भी, और बेबी होने के बाद सारे डिस्टर्ब होता है थोड़ा सा शेड्यूल, तो उसको भी प्रॉपर तरीके से लाने में मदद करेगा। सब लोगों को समझ में तो आ रहा है ना गर्भ संस्कार क्यों क्यों इतना बता रही हूँ। ये थोड़ा थोड़ा काउंसलिंग आपको क्या करना है, ये आपको भी आपके स्टूडेंट्स को ऐसे काउंसलिंग करना पड़ेगा। ओके, कि प्रेगनेंसी के पहले आप आहार क्यों अच्छा लेना चाहिए आपको, 10 10 मिनट का, बहुत ज्यादा भी लेक्चर दे दिया ना, तो वो क्या कर देते हैं, ऑनलाइन होगा तो लेफ्ट ही कर देते हैं, कि एक ही दिन उनको इतना नहीं सुनना रहता। तो थोड़ा थोड़ा काउंसलिंग आप उनको ये ऐसी सारी चीजें कर सकते हो। ओके। तो गर्भ संस्कार ये बहुत बहुत मतलब जैसे हमारा अवचेतन मन है। तो जैसे अगर माता किसी के प्रति द्वेष रख रही है,
कि घर के लोगों के प्रति या बाहर के लोगों के प्रति। तो बेबी को अंदर कोई पता नहीं है, हमारा चेतन अवचेतन मन, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड कोई ऐसे विश्लेषण नहीं करता कि जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। वो उसके ब्रेन में अंदर ही चला जाएगा, ईर्ष्या करने की आदत उसको लग जाएगी, जो कि षड्रिपु में से एक है, काम क्रोध मद मोह माया मत्सर। तो काम क्रोध मद मोह मत्सर, तो इसमें क्या होगा, उसमें वो भावनाएं आ जाएगी। लेकिन योग करते हैं तो देखो, हम लोग ही देखो, आप लोग रिलेट करो खुद को, जैसे योग कर रहे हो तो चेंजेस खुद में आ रहे हैं कि नहीं, है ना। तो ये चीजें हैं कि योगिक बालक, अभी देखो, योग करने वाले जो प्रीनेटल के जो हमारे बच्चे होते हैं और दूसरे बच्चे, 10 बच्चों में वो हाईलाइट होकर पता चलता है। जैसे क्या होता है, हमारा लेफ्ट ब्रेन है, राइट ब्रेन है। तो अगर लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है तो लॉजिकल, राइट ब्रेन है तो मैथमेटिकल, और ऐसे इसके रिगार्डिंग तो आजकल देखो कितने ब्रेन एक्टिवेशन के कोर्सेस है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, इतना पैसे खर्चा करके, उसमें भी क्या दिया है, अपना त्राटक की टेक्निक है, ये सब है। तो ये जो हम प्रेगनेंसी में देखो, जैसे त्राटक है, कंसीव करने के पहले से ले रहे हो हार्मोन्स और वो सारा मनोमय कोश उनका प्रॉपर बैलेंस रहेगा। प्रेगनेंसी में दूसरा क्या होगा, बेबी के भी ब्रेन की जो मस्तिष्क के विकास के लिए भी वो है फायदेमंद है। तो ये चीजें एक एक ऐसे उनको धीरे 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 हम ऐसे, जैसे जैसे उनको फायदा मिलता जाएगा वैसे वैसे वो अपनी रूटीन दिनचर्या में लाती है। और आजकल जैसे देखो, एक इमेज देखो, मैंने इधर एक सर्च करके रखी थी कि अभी अपना विज्ञान, जैसे हम बोलते हैं कि पूरा ये अल्ट्रासाउंड का देखो, ये अभी का इमेज है, लेकिन जैसे सिरु कुरुम्बुर में श्री सुंदरा कामाक्षी का मंदिर है। तो उसमें देखो मूर्तिकला में ये है, उम्ब जो है, गर्भाशय में पलने वाले उम्ब का, वहां पर ऐसे एक इमेज है वास्तुकला का। ये कितने साल पुराना है, 800 साल पुराना। तो हमारा जो विज्ञान है, ये जो सब है, ये कई साल पहले से हमारे इधर विकसित था। लेकिन कई, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी सबको पता होगा, नालंदा में जैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए पूरे वर्ल्ड से लोग जाते हैं, वैसे हमारे इंडिया में लोग आते थे नालंदा में पढ़ने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि उसको उसको पूरी जला जला दिया गया यूनिवर्सिटी को। तो उसके कारण ऐसे कितनी चीजें हैं जो लुप्त हो चुकी है। तो इसीलिए हमें क्या है कि एक तो इम्पोर्टेंट थिंग क्या है कि हम ये सब सीख रहे हैं, कर रहे हैं, प्रेगनेंसी का आप सीखोगे, लेकिन हमें डॉक्टर नहीं बनना है। ये चीज इम्पोर्टेंट याद रखो। कभी भी हम उनको ऐसा नहीं बोलेंगे, अगर कैसे है कि अगर जैसे हेड डाउन हो गया जल्दी बेबी का, या वाटर कम हो गया है, या कुछ भी कॉम्प्लिकेशन, तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि अरे ठीक है ये योग से ठीक हो जाएगा। ओके, अभी ये कुछ कुछ लिमिटेशंस याद रखो अपनी गर्भावस्था के, जैसे हम कोई भी सीखते हैं ना, योग के लिमिटेशंस, आयुर्वेदा के, निसर्गोपचार के, तो ये हमारे प्रेगनेंसी के भी क्या लिमिटेशंस है, कि फिजिकली अगर उनको कोई भी इशू हुआ, अगर बेबी के गले में नॉट आ गई, कुछ भी हो, तो उसमें अगर क्या हो रहा है, व्हाट, ब्लीडिंग होने लग गया, स्पॉटिंग होने लग गया, कुछ भी हो, तो उसमें हम क्या बताएंगे, तुरंत डॉक्टर के पास जाने के लिए बताएंगे। सबसे पहले हम जो भी पेशेंट ले रहे हैं तो प्रॉपर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, या प्रॉपर डॉक्टर ने उनको बताया हुआ होना चाहिए कि आप योग कर सकते हो प्रेगनेंसी में। हर किसी की प्रेगनेंसी देखो, अपने ही घर में देखो, अगर ट्विंस भी है, दोनों सिस्टर्स की डिलीवरी की सारी सारी प्रोसेस अलग होती है। हर किसी की, जितनी महिलाएं हैं सबकी प्रेगनेंसी की सारी प्रोसेस ही अलग है। और हमारी इंडिया में और एक चीज है कि अरे मुझे तो इस मंथ में ऐसे हुआ था, अरे मेरी तो फोर्थ मंथ में मूवमेंट स्टार्ट हो गई। जैसे हम लोग थे प्रेगनेंसी की योग क्लास में सातों साथ में जाते थे, और 5 5 8 8 15 15 दिन का ही डिस्टेंस था। तो कैसे कंपेयर चलता था, अरे तुम्हारी बेबी की तुम्हें तो मूवमेंट ज्यादा होती है, मुझे कम होती है। या कोई बोलता है अरे तुम्हारी बेबी का वेट इतना है, मेरी बेबी का। तो ऐसा कोई कंपैरिजन नहीं रहेगा, हर किसी की जर्नी अलग रहेगी। दूसरा है कि हमें इम्पोर्टेंट थिंग, प्री कॉन्सेप्शन से हमें किस चीज पर, जैसे गर्भ संस्कार हमने देख लिया मन में, इसमें आसनों से हमें क्या तैयारी रहेगी प्रेगनेंसी के पहले, इसको लिख लो, कि कैसे कि स्पाइन स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी हमें उनके बढ़ानी है। नॉर्मल डिलीवरी की तैयारी इधर से ही स्टार्ट हो जाती है। स्पाइन की हेल्थ, उनकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होनी चाहिए।
दूसरी चीज है कीगल एक्सरसाइजेस, कमर कमर का जो पोर्शन है अपना, वहां वहां पर बिल्कुल टाइटनेस नहीं होना चाहिए। ओके। तीसरा है पैरों की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। बाद में जब वेट बढ़ता है, जैसे बेबी एक 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 मंथ, तो कई महिलाओं को, और पोस्चर प्रॉपर होना चाहिए दोनों पैरों पर। साइटिका की कितनी तकलीफ हो रही है, वेरिकोज वेन्स की कितनी तकलीफ हो रही है, तो इसके लिए पैरों की स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है कि फीडिंग करवाते हैं, और जो अपनी फीडिंग के जो सारे जो हार्मोन्स है, सारी ग्रंथियां है, तो वो प्रेगनेंसी शुरू होने के कुछ समय बाद से ही शुरू हो जाता है। और दूसरा क्या है कि शोल्डर्स अगर वीक है, तो बाद में बेबी को उठाना पड़ता है हमें। तो क्या होता है, प्रेगनेंसी में तो हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज ऐसे नहीं, कितने सारे लिमिटेशंस होते हैं। तो शोल्डर्स के भी जो रिगार्डिंग के है, वो प्री कॉन्सेप्शन से ही हमें सूक्ष्म व्यायाम जो है, जो भी सब है, हाथों की स्ट्रेंथ बढ़ाने के भी हमें स्टार्ट कर देने हैं। दूसरा है डाइजेशन, उनके डाइजेशन पर हमें काम करना है। क्या पेट पर तनाव दबाव वाले आसन सिर्फ हम प्रेगनेंसी के पहले कर पाएंगे, कंसीव करने के बाद वो लिमिटेशन रहेंगे हमारे। आ गया ध्यान में। और दूसरा क्या रहेगा, यूटेरस की है स्ट्रेंथ बढ़ाने के जो सारे, जैसे अश्विनी मुद्रा है, जैसे मूल बंध है, जैसे उड़ियान बंध है। बंध भी है, उड़ियान बंध बाद में नहीं लगा सकते, वो प्रेगनेंसी के पहले ही लगा पाएंगे। कंसीव करने के पहले कपाल भाती, अग्निसार, ये शुद्धि क्रियाएं कर सकते हैं, बाद में नहीं कर सकते। बाद में शुद्धि क्रियाएं, प्रेगनेंसी में शुद्धि क्रियाएं स्ट्रिक्टली अवॉइड होती है। लेकिन हम अगर पेट पे ज्यादा फैट है, या ब्लड सर्कुलेशन फ्लो यूटेरस के यहाँ ठीक से नहीं है, तो उसमें वो फायदा देता है। कपालभाति है, अग्निसार है, उड़ियान बंद है। तो ये हम तैयारी पहले स्टार्टिंग में ये सारी चीजें ले सकते हैं, बाद में हम नहीं ले सकते। प्रेगनेंसी के बाद ये चीजें नहीं करवा सकते। उनको मन मन से, कई महिलाएं इमोशनल होती है, मन से मनोमय मनोमय कोश के लिए, जैसे त्राटक हो गया, जैसे मंत्र चैंटिंग है, सारे मेडिटेशन है, योग निद्रा है, ये चीजों से उनके मन की तैयारी भी स्टार्ट कर दो। अफर्मेशन कैसे रहेगा, योग निद्रा हम सीखने वाले हैं ना। अफर्मेशन कैसे बदलेंगे उसके, प्रेगनेंसी के पहले का अलग होगा, प्रेगनेंसी में भी ट्रिमिस्टर वाइज वो बदलता जाएगा, पोस्टनेटल का अलग हो जाएगा। तो पहले कैसे कि मेरा शरीर गर्भधारणा के लिए पूरी तरह से तैयार हो रहा है, या तैयार हो चुका है, ऐसे अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन अच्छे अच्छे क्लास में। और देखो, जो हम तीनों स्तर में सीखेंगे, बाद में प्राणायाम मेडिटेशन के कोर्स में भी सीखोगे, सब में सिर्फ क्या होगा आप लोगों का, मेडिटेशन बहुत कुछ ऐसे, प्रेगनेंसी में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आप ये मेडिटेशन नहीं कर सकते या वो नहीं। सिर्फ जो ऐसे साइक्लिक और वो जो है जिसमें मूवमेंट्स के साथ है, ऐसे एडवांस नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सब कर सकते हो आप। इवन मेरी तो एक फ्रेंड है, उसने प्रेगनेंसी में विपश्यना भी किया, 8 दिन पूरा जाकर। तो वो उल्टा अच्छा ही होता है। सिर्फ क्या होगा, आपके अफर्मेशंस चेंज होंगे। जैसे, और दूसरा क्या है, चक्रास का, चक्रास का भी हम बहुत सीखेंगे। और बाद में तो जिनका 85 आवर्स है, उनको जो प्राणायाम बैच रहेगा उसमें तो और ही चक्रास का ज्यादा रहेगा। तो चक्रास के रिगार्डिंग भी आप अपनी पेशेंट पर, जैसे स्वादिष्टान चक्र में अगर बिगाड़ आ गया तो इनफर्टिलिटी की समस्या हो जाती है, तो वो प्री कॉन्सेप्शन में। प्रेगनेंसी में करोगे स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र, सबका ध्यान करोगे, तो क्या रहेगा कि गर्भ के विकास के लिए वो अच्छा रहेगा। मनोमय कश, सारे सातों चक्रा के रिगार्डिंग, 7 चक्रा हमारे बैलेंस रहेंगे, तो क्या रहेगा, हमारी सारी जो सारे पंचोकोश बैलेंस रहेंगे, पंच तत्व बैलेंस रहेंगे। सभी सभी हमारे शरीर के सारे जो ऑर्गन्स है, सभी चक्रा से रिलेटेड है। तो ये सारा हमारा गर्भ संस्कार में भी आता है। और वो मतलब गर्भ संस्कार में ही ये चीजें आएंगी। अगर, क्योंकि हमारे चक्रों में बिगाड़ कब आता है, जब हमारा आहार विहार, आचार विचार, दिनचर्या सब में बदलाव आ जाता है। हमारे चक्रास फ्लक्चुएट होते रहते हैं, एनर्जी ऊपर नीचे, यमन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, खान पान में बदलाव ला लिए, हमारा एक एक चक्र में बिगाड़ आना शुरू हो जाता है। तो ये सब है चीजें। ये प्रेगनेंसी में ऐसे धीरे 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 एक एक चीज उनके ऊपर काम करते जाना है हमें। अभी आसनों का भी हम प्रैक्टिस जिस दिन लेंगे, तो ठीक से अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। ओके। तो ये गर्भ संस्कार इतना व्यापक टॉपिक है ना, देखो ये प्रेगनेंसी के सारे, कि मुझे भी बहुत सोच के शॉर्ट लिस्ट करना पड़ता है। अभी कितना भी देखा जाए तो और ऐसे लगता है कि बचाई है इसमें। तो वो एक एक चीज हम देखते जाएंगे। ओके। तो ये गर्भ संस्कार के रिगार्डिंग, ये तो आपको आज पकड़ में आ गया कि हमें क्यों जरूरी है।
ये स्टूडेंट्स को भी बताना जरूरी है आपको कि आपको आहार विहार आचार विचार इसमें बदलाव लाओगे प्रेगनेंसी के पहले से ही। हमारी क्लास में होती ही है, ऐसे 2 3 4 स्टूडेंट तो होती ही है कि जो कंसीव के लिए है प्रेगनेंसी के पहले से, या हमारे पास आते हैं इंक्वायरीज, तो आप उनको ऐसे सारी चीजें बता सकते हो। तो ये है, अगर ये हमारी जो प्री कॉन्सेप्शन की जो तैयारी है, तो ये इसका फायदा क्या होगा। अगर उनको पीसीओडी है या पीसीओएस है या इनफर्टिलिटी है या बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग है या कम ब्लीडिंग है, वो तो डिटेलिंग में और ज्यादा हमारा है बाद में, लेकिन ये इन जनरल सबके लिए है। मतलब क्या है, फेमेनाइन बैलेंस, फेमेनाइन हेल्थ, और क्या, प्रेगनेंसी के पहले का जो है वो माता और पिता दोनों को करने चाहिए। ये इम्पोर्टेंट थिंग है। दोनों के त्रिदोष, दोनों का सब, सिर्फ बेबी सिर्फ माता के ही सारे गुण या शरीर से ही सब नहीं लेता, स्पर्म का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो इसीलिए दोनों ने ये गर्भ संस्कार, ये सारी आचरण, व्यायाम, ये सब सब चीजें दोनों ने करनी चाहिए। ये इम्पोर्टेंट थिंग है। ओके। और ऐसे ही नहीं कि बाद में कंसीव कर लिया तो पिता का और घर के लोगों का रोल नहीं खत्म होता, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, घर के सभी सदस्यों का। वो हम एक एक सेशन में देखते जाएंगे। ओके। चलो, तो आज का सेशन इधर ही रोकते हैं। किसी को कुछ पूछना है या कुछ बताना हो तो बताओ, और एक्स्ट्रा से। मैम ये नोट्स इंग्लिश में मिल जाएंगे क्या? नोट्स तो हिंदी में ही है, लेकिन जो इंग्लिश में भी होगा ना तो वो इंग्लिश में भी भेज दूंगी। हाँ, क्योंकि बोला गया था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों बैच है, तो अभी आप पूरा हिंदी ही ले रही हैं, तो हिंदी नहीं, में ये तो थोड़ा हिंदी है डिफिकल्टी इसके बाद, और देखो ये इंग्लिश हिंदी का है ना, ये अपना सर से बात करो। ओके। ये हर बैच में चलता रहता है ऐसा, तो वो सारी बातें सर से करो। और जो नोट्स पॉसिबल है, तो जो जो सारा मेरे पास दोनों लैंग्वेज का है तो दोनों लैंग्वेज का भेजूंगी। लेकिन कुछ कुछ मैंने आपको बताया है, मैं बहुत ज्यादा पढ़ती हूँ तो मेरे पास बहुत, लेकिन ये हिंदी इंग्लिश किया ना, तो फिर लिमिटेशन क्या हो जाता है कि मैं फिर ज्यादा चीजें नहीं भेज पाती। क्योंकि जो है वो हिंदी बुक है, तो वो मैं कहाँ से इंग्लिश में लेकर आऊंगी बताओ। या कई चीजें तो मैं मराठी वाली आप लोगों को ट्रांसलेट फोटो के निकाल के दे देती हूँ। तो मतलब ये इसमें ज्यादा आप लोग मत पढ़ो, जितना मिल रहा है ना स्टोर करके रखो, क्योंकि मैं नोट्स छोड़ वो के ठीक एक्स्ट्रा है से भी मैम, आपको लेकिन जो मटेरियल शेयर प्रॉब्लम है करती वो हूँ। शेयर कर रहे हैं कि हम्म। हमारी जानकारी में नहीं था कि पूरा हिंदी बैच, हम्म। क्योंकि इंग्लिश मीडियम से है ना, तो सारे वर्ड्स नहीं समझ में आते। देखो ऐसे लास्ट बैच में भी हमारे साथ वैदेही जी थे, तो उनको स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा था हिंदी इंग्लिश, इसके कारण कितना सारा ड्रामा हो गया था। लेकिन बाद में उन्होंने खुद फीडबैक दिया कि बाद में उन्होंने उनको कितना अच्छा लगा, क्योंकि उन्होंने इंग्लिश बैच भी ज्वाइन किया था, रिज्वाइन किया उन्होंने फिर। तो अभी भी फोन भी आया था उनका मुझे। फिलहाल जैसे कि मेरे पास टाइम नहीं रहता फोन उठाने का, तो उन्होंने फिर से मैसेज भी किया कि उनको कैसे डिफरेंस नजर आया। तो ये है कि ये बैच तो हिंदी ही है, लेकिन नोट्स में दोनों देने का ट्राई करूंगी। ओके। ज्यादातर तो है हाँ, ही दोनों, इसमें नहीं है तो उसमें मैं नहीं दे सकती। ओके। हेलो। हाँ हाँ। मैम। हाँ मैम। हाँ मैम, एक पूछना था आपसे। हाँ हेलो मैम, मैं इंदिरा। आपसे एक पूछना था क्वेश्चन। हम्म। पूछ सकती हूँ क्या? हाँ हाँ। हाँ। वो मुझे ये जानना था कि आप प्रेगनेंसी प्री कंसेप्शन के जो है उसमें योगा और वो भी लेंगे क्या आप? मतलब कौन से आसन देखो वो सब लेने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, इसमें अभी मत पढ़ो। जिस दिन जो सिखाया जा रहा है ना वही पढ़ो। सर ने आप लोगों को वो एक भेजा भी होगा, उसमें ऐसे लिखा हुआ है इस वीक में क्या है, उस वीक में क्या है, ऐसे दिया होगा। अभी प्री कॉन्सेप्शन है तो उसमें आसन तो लिए ही जाएंगे ना, वो तो उसका बेस है, ऐसे हो ही नहीं सकता। आसन प्राणायाम, उसका आहार विहार दिनचर्या सब होगा उसमें। और योग का हम कर रहे हैं तो उसमें अगर आसन ही नहीं डिस्कस किए तो वो मिस हो जाएगा पार्ट। वो आप जिस दिन जो सिखाया जा रहा है ना उसको उतना लो। और ये चिंता मन में से छोड़ दो कि ये लेंगे कि नहीं, वो लेंगे कि नहीं। उल्टा इतना ले लेती हूँ मैं, इतना ले लेती हूँ मैं, इसीलिए ये लोग दो बार रिपीट बैच ज्वाइन कर लेते हैं, ऐसे हो जाता है। तो इसके कारण आप कोई चिंता मत करो। उल्टा आप लोगों से ही मुझे चाहिए कि जब प्रैक्टिस लेती हूँ ना तो आप किया करो। आप लोगों ने नहीं किया ना तो फिर क्या होता है, इधर से मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ, उधर से सारे वीडियो आप या कोई है एक दो वो कर भी नहीं रहे हैं, तो उल्टा वो मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है हर बार कि स्टूडेंट्स प्रैक्टिस नहीं करते।
हाँ। मैं मैं ये मैम बोल रही थी कि लाइक नेक्स्ट डे का जो टॉपिक है वो आप एटलीस्ट व्हाट्सएप कर देना तो हमें देखो कुछ इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम क्या होता है, फिर स्टूडेंट्स इधर से उधर से कुछ कुछ, देखो जैसे इंस्टीट्यूशंस है अलग अलग, हर जगह आप लोगों ने आसन, देखो रिक्शासन ही है, लेकिन हर जगह कैसे अलग अलग सिखाया जाता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या होता है, स्टूडेंट इधर से उधर से कुछ कुछ ऐसा पढ़ के आते हैं या करके आते हैं, फिर वो और कंफ्यूजन उनको भी क्रिएट हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि सरप्राइज रखो, जो सिखाया है ना पहले उसको और डिटेलिंग में, आज मैंने कितने होमवर्क दिए आपको, सप्त धातु का पढ़ो, त्रिदोष का पढ़ो, है ना, उसके ही नोट्स बनाया करो आप एक दिन पहले। ओके, ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो चीजें हैं जो आपको अगर उसमें से किसी को पता नहीं है। और दूसरी एक चीज अच्छी करो, जिनको पता है जिन्होंने किया वो लोग ग्रुप पर शेयर करो, कैसे कि देखो ये ऐसे निकाला, ये ऐसे है, फिर दूसरों ने बताना है कि अरे ये और इसमें और ये भी है, आप ये भी ऐड कर सकते हो। तो ऐसे आप ग्रुप की एनर्जी बनाओ। ओके, लास्ट टू लास्ट बैच में ऐसे ग्रुप एनर्जी बना कि बाद में उन लोगों ने सेल्फ भी प्रैक्टिस किया, जितना सब सीखा था। ओके, और वो मैम ऐसे ग्रुप क्या पे सप्त डालते थे। धातु का, मैम क्या सप्त धातु का हम लोग को गूगल में मिल जाएगा? हाँ गूगल में मिल सकता है, या मैं एक कोई आयुर्वेदा की बुक अगर पीडीएफ हो तो वो मैं देखती हूँ। प्लीज शेयर गूगल करिएगा पे ना भी कि सप्त रहती है वो धातु। इमेज, लेकिन देखो गूगल में वही प्रॉब्लम है कि कई चीजें ना गूगल में सब उल्टी चीज सीधी। सही नहीं होता है मैम। वो टीटीसी में आप लोगों को सिखाया नहीं क्या, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीटीसी का। मेरी हम्म। इसमें इंग्लिश का, मेरी एक बुक में इंग्लिश बुक का में सप्त धातु का थोड़ा बहुत है, तो वो मैं प्लीज शेयर ढूंढती कर हूँ। दीजिएगा ना मैम। चलेगा। थैंक यू मैम। और ऐसा ज्यादा ज्यादा पढ़ो, थोड़ा थोड़ा और चीजें पढ़ो। ओके, जो मैम मतलब प्रिंट। हाँ। मैम आप अपनी जो भी बुक्स आप प्रिफर करती हैं उनकी लिस्ट और पीडीएफ्स भेज हाँ देंगे। वो हम मैं देने वाली हूँ, आप लोगों को बताऊंगी मैं कि कौन कौन सी पढ़ना चाहिए प्रॉपर, कौन कौन सा। आजकल देखो योग में भी कैसे होता जा रहा है, हर कोई अपने हिसाब से उसको मोल्ड कर रहा है अपने हिसाब से, तो प्रॉपर हमारा वैदिक योग का प्रॉपर जो हमारा नॉलेज है वो छूटता जा रहा है। जैसे हम योगाभ्यास करते हैं ना, तो बेसिक से हमें आयुर्वेदा का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, है ना। त्रिदोष क्या है, आयुर्वेदा के सिद्धांत क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है, वो किस किस चीज पर, जैसे प्रेगनेंसी का मैंने आप लोगों को अभी बताया कि पांच उसके जो है वमन, विरेचन, रक्तमोषण है, बस्ती है, तो ऐसे पांच है। तो ये पांच क्या है, तो वो गर्भ संस्कार के लिए करवाया जाता है, उसमें भी गर्भ बीज शुद्धि और उसके लिए करवाया जाता है, या त्रिदोष बैलेंस करवाने के लिए किया जाता है। कई बार शरीर में हीट ज्यादा होती है तो कंसीव होने में दिक्कत होता है। शरीर का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए क्योंकि स्पर्म शीत गुण का होता है। कई 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 चीजें हैं। तो जितना पढ़ोगे ना, अभी देखो मैं तो कितने सालों से पढ़ रही हूँ, फिर भी ऐसे लगता है कि हाँ और ये नई चीज पकड़ ली, ऐसे। तो ऐसे आप लोग आयुर्वेदा का भी थोड़ा, मैंने सर से बोला हुआ है कि अभी नेचुरोपैथी के कोर्स में नेचुरोपैथी के साथ आयुर्वेदा को थोड़ा जोड़ दो, और मैं ही उसको ले लूंगी क्योंकि मैंने बहुत, मतलब अभी लास्ट मंथ में तो मैंने बहुत ज्यादा आयुर्वेदा के ऊपर डेप्थ में पढ़ा। पहले से तो आता ही था लेकिन और पढ़ा। तो वैसे आप लोग भी किया करो। ओके, मैं देखती हूँ वो सप्त धातु का इंग्लिश वाला, लेकिन जैसे बुक है ना उसमें के डायरेक्ट पेजेस के फोटो भेज दूंगी क्योंकि मैं थेसिस कर रही हूँ ना, तो मेरे पास समय नहीं रहता। ओके, मैम चलेगा। चलो मैम प्रार्थना लेते हैं, आंखें बंद, मन शांत, 3 बार ओमकार चैंटिंग। शांति मंत्र। आ शांति 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 ही।
दोनों हाथ आंखों पर, धीरे से आंखें खोलेंगे। अभी आप लोग एक काम करना, सैटरडे संडे हमारा छुट्टी रहेगा, तो क्या करोगे आप लोग, ये सप्त धातु का अच्छे से ये बना के रखो, पढ़ के रखो कि रस का रूपांतर कैसे, रस का रक्त में, रक्त का, इसका अच्छे से थोड़े थोड़े से नोट्स बना के रखो। मैं वो अभी ही ढूंढती हूँ और आप लोगों को शेयर करती हूँ। और तीनों त्रिदोष के बारे में थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करके रखो, वो आपकी जानकारी के लिए। ओके। जिन जिनको नहीं पता है और जिनको पता है वो पहले डाल दो इन लोगों को, तो इनके नोट्स अच्छे बन जाएंगे। मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास ये सारा लिखा भी बहुत है, लेकिन मराठी में पढ़ती हूँ मैं, मेरी मदर टंग में। मैंने जैसे बोला जाता है ना कि हमारी मदर टंग जो है उसमें हम बहुत ज्यादा ग्रास्प कर पाते हैं, तो इसीलिए मैंने योग जैसे थोड़ा सा मास्टर्स मेरा कंप्यूटर साइंस में हुआ है, तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत हेवी जा रहा था सारा मराठी में, आते ही नहीं थे मराठी वर्ड्स। लेकिन ये मैंने किया हुआ है ऐसा कि जो भी मैं पढ़ रही हूँ मैं मराठी लैंग्वेज चूज कर रही हूँ। तो तो मैम इसलिए, नहीं तो मराठी में भी, कितना दे दूं, मेरे पास कितने कबर्ड भर के मैंने लिखा हुआ है। ये मराठी भी चलेगा ना मैडम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे इनको नहीं आएगा ना बाकी लोगों को, ऐसा है। लेकिन हमारे मैं लिए आपको तो अच्छा इंग्लिश है ना। वाला ही फोटो भेज देती हूँ, एक बुक इंग्लिश है, एक बुक मराठी है। ओके। चलो, लेकिन सब सीरियसली करो। और क्योंकि थैंक 2 दिन यू। के ब्रेक के बाद ना लिंक थोड़ा सा ये नहीं होना चाहिए हमारा। ओके। चलो, हरिओम।